Good evening everyone. My name is Bhumik Nageshwar. My father name is Jagdish Nageshwar. My mother name is Bhavna Nageshwar. I am studying in 5th standard. I am preparing for JNV, Science School, RMS and Dune School entrance exam from Vaibhav Academy, Balaghat. ये हमारे आदरणीय सर सिल्लारे सर है। अब मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 का सिलेबस बताने वाला हूँ, जो जिसकी एग्जाम डेट है 13 दिसंबर 2025। अब उसकी टाइप ऑफ टेस्ट यानी कि टाइप ऑफ टेस्ट का मतलब है यानी कि उसमें जो एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो, जैसे कि मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, उसके हम लोग को 50 मार्क्स मिलते हैं। और अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है अर्थमेटिक टेस्ट, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स या मैथ भी कहते हैं, और उसके क्वेश्चन आते हैं 20 और उसके जो मार्क्स मिलते हैं हम लोग को वो होते हैं 25। अब आता है हमारा लैंग्वेज टेस्ट। जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसमें पैसेज या ग्रामर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आते हैं 20 और मार्क्स मिलते हैं हमें 25। अब हम बात करते हैं कि पूरे टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 80। अगर हम लोग मार्क्स की पता करें तो हमारे को पता चलेगा कि 100 होते हैं मार्क्स। अब आज मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं अर्थमेटिक टेस्ट के बारे में बात करूंगा, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स भी कहते हैं। मैं आज सेक्शन 2 अर्थमेटिक टेस्ट के बारे में समझाने वाला हूँ, यानी कि मैथमेटिक्स। इसका डायरेक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर्स एस A, B, C and D आर गिवन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे प्रोबेबल संबंधित ऑप्शन दिए रहेंगे A, B, C and D। वहाँ पे दिए रहेंगे ओनली 1 आउट ऑफ दिस इज करेक्ट। यहाँ पे कोई एक ही सही रहेगा चारों में से, A, B, C and D। हम लोग यानी कि इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे A सही है तो हम लोग वही करेक्ट होगा, बाकी 3 तो गलत हो जाएंगे। अब चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्कल इन द ओमार शीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें करेक्ट आंसर को ओमार शीट में सर्कल लगाना है, डार्कन करना है, और जो करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन होगा, बचा हुआ क्वेश्चन होगा, उसको भी उसके बाद करना है। ठीक है। अब जो हमारा पहला 41 वाला क्वेश्चन है, वाला क्वेश्चन है वो है इफ द नंबर 82,51 स्टार 82 is exactly divisible by 9 then the number coming in place of star is। ये जो नंबर है ये 9 से एग्जैक्टली इक्वल है, तो यहाँ पे स्टार की जगह में क्या आएगा? तो हम लोग प्लस स्टार प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2
15, 15 plus 1, 16, 16 plus 8, 16 plus 8, 24, 24 plus 2 is equal to 26. यहाँ पे 26 जो है हम लोग को इसको प्लस करने में मिला है, पर हमको स्टार की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए हमको अभी हमारा आंसर ये डिविजिबल नहीं है 26 से। अब मैंने यहाँ पे इनका सम इसलिए किया क्योंकि जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो उसमें हम लोग सम करते हैं डिजिट्स का, जिससे हमारी जो आंसर आता है वो इस 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ही ये जो नंबर है जिसको हम लोग ने प्लस करके जो भी नंबर लाया है वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टार की जगह मैंने स्टार की जगह 1 इसलिए लिया क्योंकि मैंने 9 का टेबल पढ़ा, 9 1 the 9, 9 2 the 18, 9 3 the 27। अब ये 26 है वो एक कम है 27 से, तो मैंने 1 प्लस कर दूंगा, स्टार की जगह हम लोग 1 रख देंगे तो हमारा जो 26 है वो 27 हो जाएगा। स्टार की वैल्यू हमको नहीं पता थी, हम लोग ने अभी पता करे है, तो अगर हम लोग ने स्टार की जगह 1 लिख दिए तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे हमारी जो स्टार की वैल्यू थी वो यानी कि 9 से ये जो 27 है वो डिविजिबल हो गया, और जो हमारी x ये जो भी स्टार था उसकी हमारी वैल्यू आ गई 1, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इन अ डिवीजन क्वेश्चन इफ द डिविडेंड इज 34,000, if the dividend is 34,055, the divisor is 17 and the remainder is 4, then the find the quotient। तो हम लोग को क्वेश्चन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन का भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पे चारों चीज का फॉर्मूला होता है, पर आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन का पूछा है तो हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आज मैं बस क्वेश्चन का फॉर्मूला बताने वाला हूँ। क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे x लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन का नहीं पता तो हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख चुके हैं, तो हम लोग अब इसका पता कर लेते हैं। x इज इक्वल टू डिविडेंड क्या है 34,055 माइनस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो है हमारा 4 है, अपॉन जो हमारा डिवाइजर है वो है 17। तो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग 4 इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 34,051 अपॉन 17। ये जो लाइन रहती है अपॉन की वो डिवाइड कहलाती है। x इज इक्वल टू, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 17 1 the 17, 17 2 the 34, 17 2 the 34, 17 0 the 0, 17 के टेबल में 5 नहीं आता, वो 0 बार में आएगा, तो 17 0 the 0। अब यहाँ पे 51 आ जाएगा, तो 17 3 the 51, तो हमारी जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 2003। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। If the difference of 7.708 and 5.025 is added to their sum
देंगे, ऐड कर देंगे उसमें, तो क्या आएगा हमसे पूछा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है 7.708 माइनस 5.025। तो 8 minus 5 is equal to 3। देन ये 0 से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो हम लोग बोरो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। 10 minus 2 is equal to 8। देन 6 minus 0 is equal to 6। 7 minus 5 is equal to 2। देन हम लोग यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट का आंसर आ गया। अब अगर हम लोग इनका सम कर लेंगे और उसमें इसका प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब 7.708 प्लस 5.0 025 8 plus 5 13 3 carry 1 then 3 1 plus 0 1 1 plus 2 3 7 plus 0 7 then 7 plus 5 12। तो यहाँ पे हमारा ऐड करने पे ये आ गया। अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट का नंबर को यहाँ पे इसमें प्लस करना है, तो क्या आएगा वो पूछा है, तो हम लोग इसमें प्लस कर देंगे। इसमें 2 point 2.683 3 plus 3 6 then 3 plus 8 11 1 carry 1 1 plus 7 8 8 plus 6 14 4 carry 1 then 1 plus 2 3 3 plus 2 5 1 1 यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। 1 plus 0 1, तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है इफ 912.6 is equal to 351 then 9.126 divided by 26 is equal to, यहाँ पे जो 912.68 को डिवाइड करेंगे 2.6 से तो हमारा 351 आ रहा है, तो 9.126 डिवाइडेड बाय 26। तो अगर इसका ये दोनों डिजिट है वो सेम ही है, दोनों क्वेश्चन की जो डिजिट है वो सेम है, तो हमारा आंसर भी सेम ही आएगा। बस हमको पता करना है कि डेसिमल कहाँ आएगा। तो हम लोग को 912.6 अपॉन 2.6 इज इक्वल टू 351। हमको पता चला है कि सेम डिजिट है तो इनका सेम आंसर आएगा। तो अगर हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया इसको इसके जगह बना देंगे तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि अगर हम लोग को उसको हल करेंगे तो यही आएगा। ऐसा हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर का। तो 9.126 अपॉन 26 मल्टीप्लाई 100। हमको तो जोड़ना आता है पर यहाँ पे तो डिवाइड हो गया, तो हम लोग सोचेंगे ये होगा ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। यहाँ पे हम लोग ने उसके सेम में करा क्योंकि वो बड़ा था, 2 कदम बड़ा था। यहाँ पे डेसिमल था, अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता
वैसा ही रहता नॉर्मल नंबर, तो वहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई होता। यहाँ पे हम लोग ने 100 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जब भी यहाँ पे था डेसिमल, अब यहाँ पे 2 कदम आगे बढ़ा तो 100 हो जाएगा वो। अब इसमें मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, पर यहाँ पे तो डेसिमल घटा है तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट उसमें पीछे था, तो एक डिजिट का 0 आ जाएगा और डेसिमल का 1 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू 351। इसका इक्वल 351 इसलिए होगा क्योंकि इसके ये दोनों डिजिट जो है वो सेम ही है। तो अब 9.126 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 26 इज इक्वल टू 351। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके इसको हल करेंगे तो यही नंबर जो पहले था वो वापस आएगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1000 करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, अब 9.126 अपॉन 26 इज इक्वल टू 351 अपॉन 1000। मैंने 1000 को इधर इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि ये नंबर तो हमको क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पता करना था, तो इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि इसकी तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग को इसको सेपरेट रखना है, इसलिए हम लोग ये 1000 है इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके उसका अपोजिट हो जाएगा डिवाइड में, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1000 से 351 को तो हमारा आएगा 0.351। तो हमारा आंसर होगा ए। हाउ मेनी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 45, हाउ मेनी बॉटल्स में 450 ml कैपेसिटी फॉर्म ऑफ अ पॉट which contain 1.35 क्यूब मीटर वाटर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 450 ml की कितनी बॉटल होगी जिसमें 1.35 क्यूब मीटर वाटर भरेगा। तो यहाँ पे मिलीलीटर में, तो हम लोग इसको मिलीलीटर में जान लेते क्या होगा। तो अगर 1 हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का होता है 1000 लीटर। अगर हम लोग इसको मिलीलीटर में पता करना चाहते हैं तो होगा ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो अगर 1000 लीटर का अगर हम लोग को पता करना है तो होगा ये, इसमें हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोग को 1 का पता है, तो हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हम लोग को 1000 का भी पता चल जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 10 लाख मिलीलीटर। तो ये 1000 लीटर के मिलीलीटर है ना, मिलीलीटर। अगर हम लोग को मिलीलीटर का नहीं पता है तो हम लोग उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से डबल बार, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 लीटर की 1000 मिलीलीटर है, तो 1000 लीटर का हम लोग 1000 से करेंगे तो हम लोग को 10 लाख मिलीलीटर मिलेगा। अब हमको पता चल गया कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का जो वैल्यू आएगी मिलीलीटर में होगी वो 10 लाख मिलीलीटर। अगर हमको 1 मीटर क्यूब की पता है तो हम लोग 1.35 क्यूब मीटर की भी पता कर सकते हैं। तो हम लोग तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोग को मिलीलीटर में पता करना है, तो हम लोग को तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो 1.35 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.35 का तो हो जाएगा 135, और यहाँ पे
डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे। मैं आपको 135,000 लीटर, अब यहाँ पे डेसिमल तो हमको पता ही लगेगा ही, तो यहाँ पे लग जाएगा। पर यहाँ पे हम लोग डेसिमल के बाद कितने भी जीरो तो वो हट जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हट जाएंगे ना, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 जीरो तो हटेंगे ही। तो 135,000 देन 0, मैं यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए। तो हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 13,50,000 मिलीलीटर। 13,50,000 मिलीलीटर हमारा यहाँ पे मिलीलीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो 13,50,000 अपॉन 450, क्योंकि हमको बॉर्डर पता करना है तो हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 को डिवाइड करेंगे। अब 45 वर्सेस 45, 135 2 बार में आता है 45 के टेबल में, 45 2 सा 135 और 3 जीरो लग जाएंगे। 45 0 से 0, 45 0 से 0, 45 0 से 0, यानी कि 3 बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3,000 bottles। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। The sum of the prime number between 70 to 100 is 70 to 100 is, तो अगर हम लोग को पता करना है 70 to 100 प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का पहले हम लोग को मतलब पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके पास दो फैक्टर होते हैं। तो 70 से 100 में 71 आता है, आता है प्लस, इनका सम करना है इसलिए मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं। तो 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89 प्लस 97, इनका सम कितना आएगा हमको पता करना है। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 9 16 प्लस 9 होगा 25, 25 प्लस 7 32, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 कैरी होगा। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 10 प्लस 7 हो जाएगा 17, है ना। 17 प्लस 7 17 प्लस 7 हो जाएगा 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 8 हो जाएगा 40, 40 प्लस 9 49, तो हमारा आ जाएगा 492। तो 492 70 से 100 के बीच में प्राइम नंबर का सम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कन्वर्ट 13 kg 7 हेक्टोग्राम 90 ग्राम इनटू ग्राम, ये जो 13 kg है 7 हेक्टोग्राम है 90 ग्राम है, उसको हम लोग को ग्राम में करना है। तो पहले हम लोग
लेते हैं। ग्राम है ना, सेंटीग्राम, डेकीग्राम, then gram, and then decagram, then hectogram, then kilogram। ठीक है, हम लोग ने वो लाइन लिख ली है। अब उसके बाद हम लोग को 13 kg का नहीं पता, पहले हम 1 kg का पता कर लेते हैं। तो 1 kg की वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, यानी कि 1 kg की हो जाएगी 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे तो 13000 ग्राम हो जाएगा। अब 7 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो हमारा हो जाएगा 700 ग्राम, 700 ग्राम। और 90 ग्राम तो ग्राम में ही है, तो हम 90 ग्राम। अब मैं इसको प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टोटल बोले ना, ये तीनों को प्लस करके आंसर लाना है। तो हमारा हो जाएगा ग्राम, देन 0 0 आ जाएगा, फिर 9, फिर 7, फिर होगा 13, 13,790 हमारा आंसर होगा, यानी कि ए। अब यहाँ पे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 9 and 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2। यहाँ पे हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो 4, 9 और 15 से डिविजिबल हो और उसमें रिमाइंडर बचे 2। तो इसका सबसे इजी मेथड होता है कि इसका हम लोग एक ही से डिवाइड करें, जो इसका एलसीएम होगा उससे। तो मल्टीप्लाई करने पे तो इनका नहीं आएगा एलसीएम, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई करने में भी एलसीएम आ जाता है, पर इसमें जब हमारे प्राइम नंबर रहते हैं, अगर यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर रहते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे इनका एलसीएम आ जाता, पर यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, तो ये इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है 2, 9 नहीं आता 9 वैसे लिखेंगे, और 15 को भी नहीं आता तो वैसे लिख देंगे। अब 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, तो 1, 9 and 5 15। अब ये दोनों ही 3 से डिविजिबल है, 1 then 3 then 5। अब यहाँ पे एक ही नंबर 3 से डिविजिबल है, फिर भी हम लोग उसी को लेंगे 3 को, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर इसके बाद तो 5 है ना, बड़ा वाला, इसलिए नहीं होगा। तो 3 के अंदर 3 then 5, 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है 1, 5 1 5। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सभी नंबर्स का। तो 2 2 था 4, 4 3 था 12, 12 3 था 36, 36 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 180 आ जाएगा। अभी ये 180 आए, हम लोग को इनका एलसीएम निकाल लिए, तो अब इससे जो डिविजिबल होगा और उसमें 2 बचेगा तो वही होगा। अब इसमें हम लोग अगर 2 प्लस कर देंगे 182, अब 1 बार में 180 आता है और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो अब तो यही हमारा आंसर हो गया ना, डी हो गया हमारा आंसर। हमको पता चल गया कि ये आंसर हो गया। अब हमको पता चल गया कि ये आंसर हो गया, पर ये क्यों नहीं हम पता करते हैं। तो अगर हम लोग 180 से हम लोग 188 को डिवाइड करते हैं तो 1 बार में 180 तो आता, पर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता, 8 बचता, और 8 तो हमको चाहिए नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे 2 बचना चाहिए।
तो अब हमको पता चल गया ये नहीं होगा, बाकी दो तो 180 से ही छोटे हैं, तो ये तो डिविजिबल ही नहीं होंगे, 0 बार में जाएगा ये, यानी कि डेसिमल फॉर्म में आएगा ये हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो ए जो है उसमें तो असेंडिंग ऑर्डर का एरो बन गया है, जो ए है उसमें असेंडिंग ऑर्डर का एरो बन गया, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। अब बी जो है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर का जो एरो बना है पर, और इसमें ये पूरा सही भी है, यानी कि पूरा परफेक्ट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब सी में 27.2007 इसमें तो एरो ही गलत हो गया ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब डी में 27.2007 यहाँ पे एरो सही है, अब पर यहाँ पे इसका ना इंटरचेंज हो गया है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये गलत था, मैंने बताया था कि ये गलत है क्योंकि इसमें एरो गलत आ गया था, और इसमें ये सही है क्योंकि इसमें पूरा एरो भी सही है और ये पूरा परफेक्ट था। अब ये जो सी था इसमें एरो ही गलत था, इसलिए ये भी गलत हो गया, और इसमें ये इंटरचेंज हो गए थे ये दोनों, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर बी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। 2 दिन में कितने सेकंड होंगे, तो हम लोग को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। तो अगर हम लोग को सेकंड का पता करना है तो 60 × 60 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3600। अब अगर हम लोग को 24 आवर का पता करना है इज इक्वल टू 3600 का हम लोग को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे आएगा 86,400। अब अगर हम लोग को 2 days का पता करना है तो 3600 नहीं 86,400 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो हमारा आएगा 1,72,800। ये हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो हमारा आंसर होगा बी। The question number 51. 3/7 part of a drum is filled with milk. If it requires 36 liters more milk to fill it completely, then the capacity of the drum is. यहाँ पे हमें गिवन है कि यहाँ पे 3/7 पार्ट जो है वो भरा हुआ है, फिल्ड है, तो 36 लीटर और भरना है मोर टू फिल इट कम्प्लीटली। अगर हम लोग 36 लीटर और भरेंगे तो ये पूरा कम्प्लीटली भर जाएगा। तो अगर ये भर जाएगा तो हमें पता करना है कि यहाँ पे पूरा फिल पहले कितना था, पूरा भरा हुआ कितना था।
यानी कि पूरा अगर हम लोग इन दोनों का प्लस करेंगे 3/7 की जो वैल्यू है और 4/7 यहाँ पे हम लोग जो भी आएगा 4/7 आएगा उसकी 36 लीटर से 36 लीटर में हम लोग 3/7 की वैल्यू प्लस कर देंगे तो हमारी जो टोटल ड्रम की वैल्यू है तो वो हमारी आ जाएगी। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 3/7 पार्ट जो है वो भरा हुआ है, फिल्ड है। 3/7 पार्ट फिल्ड है, फिल्ड है और 36 लीटर हमें और भरना है। तो यहाँ पे 4/7 पार्ट बच जाए तो 4/7 पार्ट की जो वैल्यू है वो है 36 लीटर्स। ठीक है, तो हमें 3/7 की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लोग उसमें 3/7 की वैल्यू प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल जो ड्रम की जो वैल्यू है वो हमको पता चल जाएगी। तो 3/7 अगर हमको पता करना है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालने के लिए 36 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 1 दा 4, 4 9 दा 36। हमारा यहाँ पे 9 आए 1 यूनिट की। अगर हम लोग को 3 यूनिट की निकालना है, अगर हम लोग को 3 यूनिट की निकालना है तो हमारी आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 लीटर्स। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग सीधे 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे जो नीचे दिया है ना ये टोटल है, पूरा टोटल ड्रम की पार्ट है तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले आपको ये वाली मेथड से करके दिखा देता हूँ। तो 3/7 की जो वैल्यू थी वो है 27 और 4/7 की जो वैल्यू है वो है 36। अगर हम लोग इनको प्लस कर देंगे 7 + 6 13 3 1 कैरी देन 1 + 2 3 3 + 3 6 तो हमारे 63 लीटर्स आ गई। पर हम लोग ऐसे इजी मेथड से भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 7 यूनिट 7 पार्ट है तो हम लोग 7 यूनिट ले लेते हैं और फिर 7 का मल्टीप्लाई 9 में इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग 7 यूनिट का निकाल रहे हैं। अगर 1 यूनिट का निकालते हैं तो हमारा 9 है, तो हम लोग 7 यूनिट का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 7 9 दा 63 तो हमारा 63 लीटर्स आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 63 लीटर्स। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है जो x है वो इज इक्वल टू हो रहा है 3 से, देन ये यहाँ पे x है यानी कि यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे -1 है अपॉन x की जगह हमारी 3 की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया है। इफ x इज इक्वल टू 3 देन ये जो इक्वेशन दी है, ये जो हमारी इक्वेशन दी है वो उसके हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब x की जो वैल्यू है वो 3 है तो 3 - 1 अपॉन 3 जो x की वैल्यू तो 3 है तो हम लोग उसको लिख देंगे प्लस 3 - 1 अपॉन 3 प्लस ब्रैकेट 3 अपॉन 3 + 3 क्योंकि x की वैल्यू हमारी 3 है प्लस 13/6
13/6। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 3 - 1 2, तो हमारे यहाँ पे आ गई 2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक प्लस का साइन है, क्योंकि ये यानी कि फ्रैक्शन के नंबर के सामने भी प्लस का साइन होता है। तो अब प्लस का साइन है, प्लस ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा। उसके बाद 3/6 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाता है, प्लस 13/6। इनका एलसीएम लेंगे 3 6 6 का, तो आ जाएगा हमारा 6। 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा। 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा। 6 का डिवाइड 6 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 13 आएगा। मैंने यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ये रूल है मैथ्स का, फ्रैक्शन को प्लस करने पे। तो 4 + 3 7, 7 + 13 20, 20/6 यहाँ पे फ्रैक्शन में आया, पर ये कट भी रहा है 2 से, तो 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है और 2 के टेबल में 20 10 बार में आता है। अब यहाँ पे 10/3 हो गया। अगर हम यहाँ पे 10/3 हमारा आंसर है, पर हम यहाँ पे तो मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 से 10 को, तो हो जाएगा 3 बार में 9 आता है, 3 3 = 9, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और जो रिमाइंडर रहता है वो हमारा आता है न्यूमरेटर की जगह में, और जो क्वेश्चन रहता है वो आता है होल नंबर की जगह में, और 3 जो है वो डिवाइड में ही रहेगा। तो हमारा आंसर ये आएगा। तो कौन से ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन में हमारा आंसर है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कन्वर्जन ऑफ 17 होल 2/23 इनटू डेसिमल। ये जो दिया है हमारा फ्रैक्शन, इसमें हम लोग को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले हम लोग को इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा डेसिमल में आएगा। और पूरी तरह से डेसिमल में यहाँ पे जितनी भी डिजिट दी है ऑप्शंस में, डेसिमल के बाद हमको उतनी ही डिजिट लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर हमको जितनी डिजिट दी हुई है यहाँ पे तो 3 डिजिट दी है, यानी कि 1000 तक करना है, तो हम लोग करते हैं। अब अगर हम लोग को इसको इम्प्रॉपर में करना है, तो 23 का मल्टीप्लाई 17 में करना पड़ेगा और प्लस 2 करना पड़ेगा, अपॉन में 23 रहेगा डिनोमिनेटर की जगह में। 17 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 391 आएगा। 17 मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। 17 3 सा 51 आएगा, तो 1 5 कैरी हो जाएगा, और 17 2 सा 34 + 5 39 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें +2 करेंगे अपॉन 23, तो हो जाएगा 393 अपॉन 23। अब यहाँ पे हमारा आंसर तो नहीं है, हम लोग को इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना डिवाइड करने के बाद। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे ये जो मैंने अभी लिखा था। अब 393 डिवाइडेड बाय 23 1 बार में चल जाएगा। अगर हम लोग 2 बार में करते हैं तो ये आ जाता है 6 2 2 सा 4 46 हमारा आंसर आ जाता है, और ये तो उससे छोटा इसलिए 1 बार में ही जाएगा। तो 9 से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे 3 आ गया। अब अगर हम लोग 23 का मल्टीप्लाई 7 बार में करेंगे तो
7 बार में करेंगे 7 3 ज़ा 21 1 2 कैरी 7 2 ज़ा 14 14 प्लस 2 16 161 हमारे 7 बार में आ रहा है और 163 इससे ज़्यादा है, पर अगर हम लोग 8 बार में करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग 161 को 7 बार में ले लेते हैं। 7 बार में आता है हमारा 161, पर यहाँ पे तो 2 बच रहा है और यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करने बोला है, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगा देंगे। और जब भी हम लोग डेसिमल लगाते हैं उसका एक रूल होता है, हम लोगों को एक 0 लगाना पड़ता है। 20 तो इसमें 0 बार में जाएगा, क्योंकि 23 के टेबल में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 23 से, तो यहाँ पे 0 बार में चल जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, तो 20 आ जाएगा और फिर यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल में ऐसा ही रूल होता है। अब 223 के टेबल में आता ही होगा, तो हम लोग देख लेते हैं 23 के टेबल में 7 बार में हमको पता है कि 161 आता है, तो हम लोग 8 बार में करके देखते हैं। 8 ज़ा 24 4 2 कैरी, देन 8 2 ज़ा 16 16 प्लस 2 18 184 आ रहा है, पर ये तो 200 है, हम लोग एक और बार करके देखते हैं। 3 + 4 7 एंड देन 207 आ रहा है 9 बार में, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा हमारा, इसलिए 8 बार में हम लोग ले लेंगे 184। देन माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। अब 160, अब ये तो 7 से छोटा होगा ना, 6 बार में देखते हैं हम लोग, क्योंकि 161 तो 7 बार में आता है, नहीं कि 160 उससे 160 तो वहाँ पे आता ही नहीं होगा ना, एक थोड़ी ना 23 का टेबल में। तो अब हम लोग 23 का मल्टीप्लाई 6 बार में करते हैं, तो आता है 6 3 ज़ा 18 8 1 कैरी 6 2 ज़ा 12 12 प्लस 1 13 138 6 बार में आता है, तो यानी कि इससे छोटे तो बहुत सारे होंगे, पर हम लोग को 160 से थोड़ा सा ही छोटा चाहिए, तो 138 6 बार में आता है। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 130 माइनस करेंगे 160 में, तो 30 30 माइनस 8 28, तो हमारा 28 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, 22 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, पर हम लोग को 3 डिजिट का चाहिए और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। तो हमारा आंसर नंबर डी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ऑन सिंप्लीफाइंग 3 + 3/1000 + 33/100 + 333/10 वी गेट। हमको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंप्लीफाइंग का मतलब पता होना चाहिए। तो सिंप्लीफाइंग का मतलब होता है कि इसको पूरा अच्छे से हल करना, परफेक्टली सॉल्व करना। तो यानी कि अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो हम लोग इसको प्लस कर सकते हैं और फिर हमारा यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.003, अगर हम लोग 1000 से 3 को डिवाइड करेंगे तो अब प्लस 100 से अगर हम लोग 33 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.33 प्लस अगर 333/10 लिखेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 333 को, तो वो 33.3 हमारा आंसर होगा। ओके, अब हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं। तो
3 डेसिमल के पहले है तो पहले डेसिमल के पहले वाले नंबर को प्लस नहीं करेंगे, डेसिमल के इस साइड जो है डेसिमल के पहले नहीं डेसिमल के पीछे में, तो हम लोग उसको पहले प्लस कर लेंगे। तो 1000 बार में कोई नंबर नहीं है, बस 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, और 100 बार में 3 है हो गया, यहाँ पे भी 3 है, और 10 बार में 3 है और 3 है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर डेसिमल लग जाएगा। अब हम लोग डेसिमल के पहले देखते तो 3 प्लस 0 3 प्लस 0 3 प्लस 33 36 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग को प्लस करने में मिल गया डेसिमल का फॉर्म में, तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा आंसर है। यह आंसर नंबर सी है। हमें पता है सिंप्लीफाइंग की मीनिंग होती है पूरा अच्छे से परफेक्ट हल करना। तो अगर यहाँ पे अगर बार नहीं होता ये बार तो हम लोग इसको इजीली हल कर सकते थे, पर यहाँ पे बार आया है तो हम लोग हल तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे माइनस का साइन हमको अच्छे से देखना पड़ेगा कि बार के अंदर है कि बार के बाहर है, वरना फिर हमारा आंसर जो है वो गलत भी आ सकता है। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे तो ये जो माइनस है वो बार के बाहर है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग को इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो हम लोग को 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना पड़ेगा और प्लस 1 करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आएगा, 6 का प्लस 1 करेंगे तो 7/2 आएगा। 7/2 माइनस ब्रैकेट 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आएगा, 6 का प्लस 1 करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। फिर माइनस, तो फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 आएगा, 5 का प्लस 1 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6/5। 7/3 माइनस 6/5 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 आएगा, 12 का प्लस 1 में करेंगे तो 13/4 आ जाएगा। 13/4 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे बार है। यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे को एक साथ तो नहीं होगा, पर हम लोग को पहले यहाँ पे बार दिया तो हम लोग को पहले बार को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7/2 माइनस 7/3 माइनस मैंने अभी बताया कि पहले हम लोग को बार को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। तो फिर माइनस 5 के टेबल में 24 बार में 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24, और यहाँ पे हम लोग 4 को 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे तो 65 आएगा, और ब्रैकेट क्लोज अपॉन में यहाँ पे बार आएगा। 7/2 माइनस 7/3 माइनस, अगर हम लोग इनको माइनस करेंगे तो -41/20 आएगा और बाहर हट जाएगा। पर यहाँ पे तो हम लोग को 2 माइनस चाहिए ही नहीं, तो हम लोग 1 माइनस हटा देंगे। हम लोग को 1 माइनस की ही जरूरत है। 7/2 माइनस 7/3, अगर हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। अब 3 के टेबल में 60 तो आता है 20 बार में, 20 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 140 आएगा। 140 माइनस 20 के टेबल में 63 बार में थे, 3 का मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 123। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिए होंगे।
7/2 माइनस ब्रैकेट ओपन 7 अपॉन नहीं, हम लोग ने जब ही एलसीएम लाए थे और न्यूमरेटर में लिखे थे 140 माइनस 123 अपॉन 60 ब्रैकेट। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 7/2 माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 17/60 ब्रैकेट क्लोज। 7/2 माइनस यहाँ पे एक प्लस का साइन है हिडन वाला, और यहाँ पे जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस 17/60 और इसका एलसीएम आएगा हमारा 60। अब 2 के टेबल में 60 तो 30 बार में, तो 30 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 210 आएगा, माइनस 60 के टेबल में 60 1 बार में, तो 1 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो 17 आएगा। मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, आखिरी के बचा है। अब 210 से 17 को माइनस करेंगे तो आएगा 193/60। पर यहाँ पे तो ये हमारा आंसर तो होगा, पर यहाँ पे तो मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम लोग को इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारा आएगा 3 होल्स 13/60। हम देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पे भी हमें सिंप्लीफाई करने ही बोल रहा है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है परफेक्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इस ये इक्वेशन है, मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। 2 माइनस ब्रैकेट क्लोज 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 30 अपॉन अपने बार माइनस 14 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। तो ये हमारा इक्वेशन है, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अब अगर हम लोग 2 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 30 माइनस 14 बार माइनस 14 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट, देन 2 माइनस लार्ज ब्रैकेट 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस, यहाँ पे हम लोग 30 को 14 माइनस करेंगे, 30 में 14 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 16, और यहाँ पे 16 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 3 में है, और स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड देन लार्ज ब्रैकेट। अब हम लोग ने बार को सॉल्व कर लिए है। अब उसके बाद की मेथड 2 माइनस लार्ज ब्रैकेट
5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस यहाँ पे हम लोग 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा आएगा 6। हमने इस बार दोनों स्टेप एक साथ कर लिए। अगर हम लोग 8 को 16 से डिवाइड करेंगे हमारा 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो हमारा आएगा 6 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज एंड देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन लार्ज ब्रैकेट 2 माइनस लार्ज ब्रैकेट 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस ये जब ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हमारा आएगा प्लस, तो प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज ब्रैकेट। ये जो स्मॉल ब्रैकेट था वो हट जाएगा क्योंकि हम लोग ने मल्टीप्लाई किए तो हमारा प्लस आया है ना, मैंने आपको बताया था अभी। तो इसकी बाद की मेथड में इसको मिटा के करता हूँ। तो आएगा 2 माइनस 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस 6 एंड देन लार्ज ब्रैकेट 2 माइनस ब्रैकेट क्लोज 5 प्लस अगर हम लोग 4 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 10 देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज देन लार्ज ब्रैकेट 2 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस अब यहाँ पे एक प्लस का सिंबल रहता है हिडन वाला और ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा और 10 एंड देन लार्ज ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट भी हट जाएगा और उसके बाद 2 माइनस 15 यहाँ पे आ जाएगा लार्ज ब्रैकेट 15 देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जब माइनस और यहाँ पे एक हिडन प्लस रहता है, हिडन का प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस, पर मल्टीप्लाई कहाँ से है फिर सोचेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 15 तो हमारा आ जाएगा माइनस 13। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ये द एलसीएम ऑफ इनका ये 2 पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ 4 और 2 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 2 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई 7 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 11 पे पावर है 3 का मल्टीप्लाई 13 विल बी क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कौन सा सबसे बड़ा है 2 वाली रो में। तो ये 2 वाली रो में 2 पे 7 का पावर सबसे ज़्यादा है तो हम लोग मल्टीप्लाई ये रहेगा यहाँ पे सबसे बड़ा, जब एलसीएम लेते हैं तो सबसे बड़ा आता है ना इसलिए। तो यहाँ पे अगर 3 में देखेंगे तो यहाँ पे 3 पे पावर 3 वाले में ही सबसे ज़्यादा है। तो अब 5 में देखेंगे तो 5 पे 4 की पावर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं 7 पे 5 की पावर सबसे ज़्यादा है। अब 11 पे 3 की पावर है सबसे ज़्यादा। अगर हम लोग 11 की रो में तो बस 11 एक ही है तो 11 की पावर 3। अब हम लोग सोचेंगे कि 13 तो इसमें आएगा नहीं, एलसीएम में कम नंबर लेते हैं पर यहाँ जिसमें पावर नहीं होती, पर यहाँ पे एलसीएम में हम लोग सारे नंबर लेते हैं तो हमारा 13 भी आएगा उसमें।
7 की पावर अब यहाँ पे 13 आ जाएगा और अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है। तो सारे ऑप्शन में 2 की पावर में 7 तो है नहीं, बस सी ऑप्शन में, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर लाइन्स A, B, C, D, E, F intersect at point O. A, B, C, D and E, F एक O नाम के पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है, यानी कि क्रॉस हुई है। अब फाइंड द सम ऑफ AOF एंड एंगल नंबर FOD। तो हमें एंगल नंबर AOF और एंगल नंबर FOD का हम लोग को सम पता करना है, यानी कि एडिशन। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको एंगल AOF और एंगल नंबर FOD का सम पता करना है, तो एक इजी मेथड भी है कि एंगल AOF और एंगल FOD में यहाँ पे पूरी 180 डिग्री की एक लाइन बन रही है। यहाँ पे एक पूरी लाइन बन रही है 180 डिग्री की, ठीक है। अब इसमें भी 3 एंगल बन रहे हैं। तो हमें एक एंगल का पता है, तो 180 में हम लोग 35 माइनस कर देंगे, तो ये दोनों का सम भी पता चल जाएगा इजली में। 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो 180 में अगर हम लोग 30 माइनस करेंगे 150 आएगा। 150 में हम लोग 5 माइनस करेंगे 145 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा। पर अगर हम लोग को दोनों का फाइंड करना है और फिर उसके बाद सम करना है, तो हम लोग एक और मेथड है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये जो एंगल है 35 डिग्री का, उसका यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एक एंगल बन रहा है जो 35 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 42 का भी एक अपोजिट, 42 डिग्री का भी एक अपोजिट वर्टिकली एंगल भी बन रहा है। यहाँ पे 35 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया, तो अब यहाँ पे भी 42 डिग्री का यहाँ पे भी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया। तो हमें 42 डिग्री का यहाँ पे पता चल गया और यहाँ पे 35 डिग्री का है। तो अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो हम यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आएगी वैल्यू उसको हम लोग इसमें प्लस करेंगे, तो ये 145 डिग्री आएगी। हमने पता करें 35 डिग्री को 180 से माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे एक 180 डिग्री की एक लाइन बन रही थी, स्ट्रेट लाइन। तो अब मैं आपको वो वाली मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। तो हमको पता चला है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि 35 डिग्री प्लस 42 डिग्री, हम लोग को दूसरे एंगल की भी वैल्यू पता चल गई, एंगल FOD की वैल्यू पता चल गई हमको। तो यहाँ पे हम लोग ये जो एंगल है उसको हम लोग x ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना, यहाँ पे हम लोग को इस एंगल को अगर हमारे कोई भी डिग्री नहीं दी है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी, हम लोग इसका x मान सकते हैं। तो अब 35 डिग्री उसी एंगल में 35 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम लोग इनको टोटल करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब x प्लस 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 4 7, 77 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब
ये जो है 77 डिग्री वो ट्रांसफर हो जाएगा 180 डिग्री की पक्षांतर हो जाएगा। तो हम लोग को x को सेपरेट रखना है, x की वैल्यू निकालना है और x को सेपरेट रखना है। तो 77 डिग्री जो प्लस में है वो माइनस में उधर चल जाएगा। 180 डिग्री माइनस 77 डिग्री, तो हमारा x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 103 डिग्री। ये x की वैल्यू हमारी आ गई 180 डिग्री, 103 डिग्री हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 103 डिग्री आ गई। अगर हम लोग को a ऑफ का वैल्यू पता गई तो हम लोग एंगल FOD की वैल्यू पता कर चुके हैं और इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग को सम करना है। एंगल AOF प्लस एंगल FOD इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो, अभी मैंने x मान लिया हूँ, जो भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे AOF की वैल्यू है 103 डिग्री प्लस FOD की वैल्यू है 42 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा 145 डिग्री आंसर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर है हमारा। 59 क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल ED इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCD। यहाँ पे बोल रहा है कि AB जो है वो पैरेलल है ED से, तो एंगल नंबर ABC की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है और एंगल CDE की वैल्यू है 20 डिग्री, तो एंगल BCD की वैल्यू क्या होगी? तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ, कोई नाम नहीं है, तो x और y। अब x और y जो है वो ED से पैरेलल है, तो यहाँ पे ED से पैरेलल है और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पे जो 20 डिग्री है वो यहाँ पे आके संगत कोण हो जाएगी। संगत कोण है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग संगत कोण भी बोलते हैं, तो यहाँ पे 20 डिग्री आ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, AB पैरेलल और XY पैरेलल में, तो 40 यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल में ऐसा होता है। अब हमको इसका टोटल पता करना पड़ेगा ना BCD में, ये दो एंगल आ गए 45 डिग्री 20 डिग्री, तो अब अगर इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग इसको मन में भी कर सकते हैं। तो 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 65 डिग्री। ये बोल रहे हैं ए फार्मर यूजेस अ चार्ट टू मॉनिटर द हार्वेस्ट ऑफ ऑरेंजेस ड्यूरिंग द वीक। ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स 50 बास्केट ऑफ ऑरेंजेस harvested. Study the chart and find the average number of baskets harvested in a day. ये क्वेश्चन बोल रहा है एक फार्मर था, उसने सोचा कि मैं एक चार्ट बनाता हूँ जिसमें मैं लिख सकूँ कि मैंने एक वीक में कितने ऑरेंजेस हार्वेस्ट यानी कि फार्म से तोड़े। तो अब ईच सिंबल रिप्रेजेंट 50 बास्केट, यानी कि हर एक सिंबल ऑरेंज का 50 बास्केट की बात करता है, यानी कि 50 पेटियां। स्टडी द चार्ट एंड फाइंड द एवरेज ऑफ हार्वेस्टेड बास्केट हार्वेस्टेड इन अ डे। हमको फाइंड करना है कि बास्केट हार्वेस्टेड इन अ डे, एवरेज फाइंड करना है उसकी। तो यानी कि एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग को अगर हम लोग एवरेज फाइंड करेंगे तो हम लोग को सारे दिन का एक ही बास्केट, यानी कि जो भी हमारा नंबर ऑफ ऑरेंजेस आएगा
वो हमारा हर एक दिन का, उसने फार्मर ने सोचा कि हर एक दिन मैं एक ही बार में जितने ऑरेंजेस बेचता हूँ उसको बराबर कर दूँ। तो अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं जो ये फार्मर ने बनाया था। मंडे का फाइंड करेंगे तो 50 का मल्टीप्लाई हमको 4 में करना पड़ेगा। 50 का मल्टीप्लाई 4 में करना पड़ेगा तो हमारा आएगा 60। 60 नहीं आएगा तो हमारा आएगा 200। हमारा आएगा 200। अब अगर हम लोग ट्यूसडे का निकालेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पे 3 है यानी कि इससे 50 माइनस कर देंगे तो 150। 50 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। देन हम लोग फ्राइडे का निकालेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो हमारा आएगा 350। देन फिर हम लोग संडे का निकालेंगे तो आएगा 50 का मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 में तो हमारा आएगा 300। हम लोग ने चारों दिन का निकाल लिए। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं तो 0, देन 5 + 5 10 0 1 कैरी, 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 6 10। देन हमारा 1000 जो है 4 दिन का आ गया पेटिया। अब हम लोग को इसके एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग जितने दिन यहाँ पे दिए हैं उनको पहले प्लस कर लेते हैं। 1 2 3 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 के टेबल में 4 1 4, 4 के टेबल में 2 बार में आता है 8 और 2 बचेगा तो 25 बार में आता है और फिर 0 4 0 से 0 तो हमारा 250 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 250 बास्केट हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको आज 20 क्वेश्चन समझाया हूँ और वो 20 क्वेश्चन जो है वो बहुत आपके लिए कीमती है और ये आपको अगर मॉडल पेपर की ज़रूरत है आप वैभव एकेडमी से भी बुलवा सकते हैं, यहाँ बालाघाट की वैभव एकेडमी से बुला सकते हैं। और ये जो इसमें 3 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन 1 रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है और मैथ्स जो मैंने अभी समझाया है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है और पैसेज भी बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है। तो आप ज़रूर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।